नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज का अपना टॉपिक रहेगा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि श्वसन का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी प्राणी और बाह्य वातावरण के मध्य जब गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, तब उसको क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन होती है उसका तो अवशोषण किया जाता है और जो CO2 होती है उसका उत्पादन होता है। तो श्वसन तंत्र के जो अंग हैं उनको मुख्यतः हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। यानी कि गर्दन से जो ऊपर वाले अंग होंगे उनको तो बोलेंगे हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, है ना, जिसमें देखो तुम्हारी नासिका आ जाएगी, है ना, फेरेंक्स आ जाएगा और लेरिंग्स आ जाएंगे। अब गर्दन के नीचे वाला जो भाग है उनको बोलेंगे हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। यानी कि इसमें तुम्हारे क्या आ जाएंगे? ट्रैकिया आ जाएगी, है ना, लंग्स आ जाएंगे। अब लंग्स किससे मिलकर बने होते हैं? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई। तो हम एक एक को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि जो श्वसन तंत्र के अंग हैं तो उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखिए एक तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में देखिए सबसे पहले तो नासिका आ जाएगी, नोस्ट्रल्स, और फेरेंक्स आ जाएगी यानी कि ग्रसनी। और तीसरा जो भाग आएगा वो आएगा लेरेंस यानी कि कंठ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि श्वसन तंत्र के जो भाग है उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र और एक निचला श्वसन तंत्र। तो ऊपरी में कौन कौन से आ जाएंगे? नोस्ट्रल्स आ जाएगी, फेरेंक्स आ जाएगी और लेरिंग्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि निचला श्वसन तंत्र। यानी कि इसको बाद में हम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, पहले एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें आ जाएंगे, एक तो ट्रैकिया आ जाएगी। ट्रैकिया को बोलते हैं वाइंड पाइप। क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद में आ जाएंगे लंग्स। लंग्स किससे मिलकर बने होते हैं? देखो इसमें ब्रोंकाई आ जाती है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे और एल्वियोलाई आ जाएंगी। एल्वियोलाई होती है वो श्वसन तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो श्वसन तंत्र के अंग को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो ऊपरी श्वसन तंत्र जिसमें नासिका आ जाएगी, ग्रसनी आ जाएगी और कंठ आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है यानी कि निचला श्वसन तंत्र जिसमें देखो एक तो ट्रैकिया आ जाएगी, यानी कि इसकी संरचना होती है वो पाइपनुमा होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप बोलते हैं। और लंग्स आ जाएंगे। अब लंग्स में देखो एक तो ब्रोंकाई आ जाएगी और ब्रोंक्यूल्स आ जाएगी और एल्वियोलाई आ जाएगी। ये आपको डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पहले एक बार थ्योरी को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए आप, यानी कि जो ये जो गुहा होती है ना उसको बोलते हैं हम क्या? यानी कि ये तो हो गई, क्या हो गई? नोस्टल्स हो गए, नासा छिद्र दो होते हैं। ठीक है, अब ये जो संरचना होती है अंदर ये होती है फेरेंक्स। क्या होती है? फेरेंक्स होती है, ग्रसनी होती है। अब देखो जो ग्रसनी होती है ना वो एक तो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, है ना, दोनों का कॉमन मार्ग होता है ये, क्योंकि भोजन भी यहीं से जाता है और सांस भी यहीं से जाती है। उसके बाद कंठ, ये कंठ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ जाएंगे ऊपरी श्वसन तंत्र में। उसके बाद ये जो ट्रेकिया होती है ना, वाइंड पाइप, और उसके बाद जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई बढ़ जाती है ब्रोंक्यूल्स में, फिर ब्रोंक्यूल्स बढ़ जाती है एल्वियोलाई में, तो वो आ जाएंगे निचले श्वसन तंत्र में। तो एक एक के बारे में पढ़ लेते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? नासिका की, नोस्ट्रल्स की। ठीक है, तो देखिए भाई आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है।
नासिका, नोस्ट्रल्स। तो जानवर हो चाहे मानव हो, यानी कि जो नासा छिद्र होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो दो होती है। नासा छिद्रों की संख्या कितनी होती है? दो होती है, यानी संख्या में दो पाए जाते हैं। अब देखो, जो दोनों नासा छिद्र होते हैं उनके बीच में जो जगह होती है ना काली काली सी, उसको क्या बोलते हैं हम? मजल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं। दोनों नासा छिद्रों के बीच की जगह को, बीच की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं। मजल बोलते हैं ना। अब जो मजल होती है, मजल के जो बीच वाला भाग होता है, मजल के भी बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं हम प्लेनम नेजेली। क्या बोलते हैं? प्लेनम नेजेली बोलते हैं। यानी कि जो प्लेनम नेजेली वाला भाग होता है ना, यानी कि मजल भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्लेनम नेजेली वाला भाग होता है, इस पर अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, यानी कि पसीना ग्रंथि। पसीना ग्रंथि पाई जाती हैं। और ये जो संरचना होती है कैसी संरचना होती है? मजल, यानी कि ये बाल रहित संरचना होती है। बाल रहित संरचना होती है, इस पर बाल नहीं पाए जाते और ना ही इस पर सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। यानी कि इस पर पाई जाती है अधिक मात्रा में स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथियां पाई जाती है, जो इस भाग को हमेशा नम बनाए रखने का काम करती हैं। और देखिए, यानी कि जो मजल वाला भाग होता है ना, जब पशु बीमार होता है, जब पशु बीमार होता है तो सबसे पहले यही भाग प्रभावित होता है। यानी कि जब पशु बीमार होता है ना, तो ये भाग कैसा हो जाता है? शुष्क हो जाता है, इस पर पसीने की बूंदें नहीं देखने को मिलती। तो जब भी आप कभी भी ट्रीटमेंट करने जाओ ना, तो इसको पहले देखना, अगर इस पर पसीना है तो इसका मतलब है पशु स्वस्थ है। अब हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यह पशु के स्वास्थ्य को इंगित करता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? मजल की बात कर रहे हैं। पढ़ किस में रहे हैं हम? नोस्ट्रल्स में, है नहीं। नोस्ट्रल्स होते हैं, संख्या में दो नासा छिद्र होते हैं, दोनों नासा छिद्रों के बीच में जो जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? मजल बोलते हैं। मजल एक संरचना होती है, वो बाल रहित होती है, उस पर बाल नहीं पाए जाते हैं और ना ही सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। अधिक मात्रा में पाई जाती है तो क्या पाई जाती है? स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, पसीना ग्रंथियां पाई जाती है, जो उसको हमेशा नम बनाए रखने का काम करती है ना। और ये जो भाग होता है वो पशु के स्वास्थ्य को इंगित करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, नोस्ट्रल्स में एक अंग आता है जिसको बोलते हैं हम बोमेरो नेजल ऑर्गन। बोमेरो नेजल ऑर्गन मोस्ट है भाई, इसको ध्यान रखना है। बोमेरो नेजल ऑर्गन, और क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन। ऑर्गन ऑफ जैकॉब्सन। तो देखिए क्या होता है, समझिए आप इसको, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, दोबारा समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, यानी कि एक तो बोमर हड्डी और एक नेजल हड्डी, यानी कि नेजल और बोमर। तो जो नेजल हड्डी होती है और बोमर हड्डी होती है, इसके पास में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है, जो जानवरों में क्या करती है? सूंघने वाले अंग की तरह कार्य करती है। सूंघने वाले अंग की तरह कार्य करती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? ऑल फैक्ट्री सेंस ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑल फैक्ट्री सेंस ऑर्गन बोलते हैं। तो पहले लिख लीजिए, देखिए, बोमर एवं नेजल बोन के पास स्थित छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं, जो जानवरों में ओल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन, इसका मतलब होता है सूंघने वाले अंग,
सूंघने वाले अंग की तरह कार्य करती है। सूंघने वाले अंग की तरह कार्य करती है, ठीक है। सूंघने वाले अंग की तरह कार्य करती है। कौन करती है? ये बोमेरोनोजल ऑर्गन होता है या ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन होता है। ये क्या काम करता है? यानी कि जो बोमर होती है और नेजल बोन होती है, इसके पास में छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है जो जानवरों में सूंघने वाले अंग की तरह कार्य करती हैं। और क्या काम करती है देखिए, यह है यह अंग होता है जो फिलेमेन रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। यह अंग फिलेमेन रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो किसके लिए जिम्मेदार होता है? फिलेमेन रेस्पॉन्स के लिए। अब ये क्या होता है देखिए, फिलेमेन रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। फिलेमेन रेस्पॉन्स क्या होता है देखिए, यानी कि जब कोई मादा पशु हीट में आती है, हीट में होती है, तो जो नर पशु होता है ना, नर पशु होता है, जब वो माउंटिंग करने से पहले क्या करता है, बलवा को सूंघकर ऊपर की तरफ देखता है ना, उसको बोलते हैं फिलेमेन रेस्पॉन्स, ठीक है। समझ में आया? यानी कि कोई भी मादा पशु, जब मादा गाय होती है वो हीट में होती है, ये हीट में होती है, जब नर को उसके पास में लाते हैं, जो नर पशु होता है ना, उसकी बलवा को सूंघकर यानी कि अपने मुंह को ऊपर की तरफ करता है या सूर्य की तरफ करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेमेन रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब इसके लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? किससे सूंघता है? वो नाक से ही तो सूंघता है। नाक में भी एक अंग होता है जिसको बोलते हैं हम बोमेरोनेजल ऑर्गन, ठीक है। उसका काम है ये। और क्या काम करता है देखिए, तो यह जानवरों में फेरोमोन्स का पता लगाने का काम आता है। फेरोमोन्स का पता लगाने के काम आता है। अब फेरोमोन्स क्या होते हैं? फेरोमोन्स क्या होते हैं देखिए, यानी कि फेरोमोन्स एक प्रकार के क्या होते हैं, हार्मोन जैसे होते हैं, है ना, पैरा हार्मोन बोलते हैं इनको। तो ये क्या करते हैं, लैंगिक आकर्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। फेरोमोन्स का मतलब ये होता है, यानी कि एक जानवर से दूसरे जानवर में संदेश पहुंचाने के लिए छोड़े जाने वाले जो रसायन होते हैं ना, उनको बोलते हैं फेरोमोन्स। तो लिख लीजिए इसको, क्या होते हैं, यानी कि एक जानवर से दूसरे जानवर में संदेश पहुंचाने के लिए, संदेश पहुंचाने के लिए छोड़े जाने वाले रसायन, ठीक है। समझ में आया? फेरोमोन्स क्या होते हैं, एक जानवर से दूसरे जानवर में संदेश पहुंचाने के लिए छोड़े जाने वाले जो रसायन होते हैं उनको फेरोमोन्स बोलते हैं। और इस फेरोमोन्स का पता लगाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑर्गन ऑफ जैकोब्सन, यानी कि बोमेरोनेजल ऑर्गन, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, लिख लेना इसको, है ना। और हम वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, आज हम बात करेंगे, देखिए जो सुअर होता है ना, सुअर होता है, उसमें सुअर का जो ऊपरी होठ होता है, ऊपरी होठ और थूथन मिलकर क्या बनाते हैं? थूथन ही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्नॉट बनाते हैं। यानी कि सुअर में ऊपरी होठ, है ना, ऊपरी होठ एवं नाक का ऊपरी हिस्सा, नाक का ऊपरी हिस्सा होता है, मिलकर क्या बनाते हैं? मिलकर थूथन बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सुअर होता है, सुअर में एक तो ऊपरी होठ और नाक का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो मिलकर क्या बनाते हैं? थूथन बनाते हैं। और थूथन में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ओस रोस्ट्री पाई जाती है, जो कि बिसल बोन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए,
अब हम बात करेंगे घोड़े की। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि घोड़ा हमेशा नाक से सांस लेता है, मुंह से क्यों नहीं। देखिए, घोड़ा मर जाएगा पर कभी भी मुंह से सांस नहीं लेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, घोड़े में जो सॉफ्ट पैलेट होता है ना, वो ज्यादा विकसित होता है। सॉफ्ट पैलेट होता है, वो ज्यादा विकसित होता है। तो सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था का मतलब यह है कि जब भोजन ग्रहण नहीं कर रहा हो, यानी कि घोड़ा जब भोजन ग्रहण नहीं कर रहा हो तब क्या होता है, यानी कि जो ये एपिग्लोटिस होता है, ये सॉफ्ट पैलेट को ढककर रखता है। एपिग्लोटिस होता है, वो सॉफ्ट पैलेट को ढककर रखता है। अब जिससे क्या होगा, जो मुंह से जो हवा जाएगी ना, वो ट्रेकिया में प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। तो प्रवेश नहीं कर पाएगी तो अंदर नहीं जा पाएगी। तो उसका कारण क्या है, यानी कि सॉफ्ट पैलेट होता है, वो ज्यादा विकसित होता है। अब देखिए, जैसे ये क्या मान के चलिए सॉफ्ट पैलेट है ये, और ये क्या है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ठीक है। अब ये मुंह वाला रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ से जो हवा आएगी तो होगा क्या, यानी कि जो एपिग्लोटिस है ना, ये एपिग्लोटिस इस सॉफ्ट पैलेट को ढक देगा। ढक देगा तो जो वायु है वो मुंह के रास्ते ट्रेकिया में नहीं जा पाएगी। ट्रेकिया में नहीं जा पाएगी तो मुंह के रास्ते श्वसन नहीं हो पाएगा। तो घोड़े पर यह कहावत बिल्कुल सत्य साबित होती है कि जो मुंह बनाया है वो तो भोजन ग्रहण करने के लिए बनाया है, और जो नाक बनाई है वो सांस लेने के लिए बनाई है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे ग्रसनी के बारे में, है ना, यानी कि फेरेंक्स के बारे में। तो देखिए, फेरेंक्स होती है ना, वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों की कॉमन ओपनिंग होती है ना। अब फेरेंक्स होती है, उसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। यानी एक तो नेजोफेरेंक्स, नाक वाला भाग, एक होता है ओरोफेरेंक्स, मुंह वाला भाग, और एक होता है लैरिंजोफेरेंक्स, यानी कि कंठ वाला भाग। ठीक है। अब हम बात करें, देखो, गट्रल पाउच की। तो आपको यह याद रखना है कि गट्रल पाउच जो संरचना होती है वो किसमें पाई जाती है? घोड़े में पाई जाती है। क्या होती है? यानी कि घोड़े में यह थैलेनुमा संरचना होती है, जिनमें हवा भरी रहती है, और ये ऑडिटरी ट्यूब के नीचे की ओर फैले रहते हैं। ठीक है। अब देखिए, फेरिंग्स में 7 आकृतियों के छिद्र आकर खुलते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। यानी कि देखो, 7 आकृतियों के छिद्र कौन कौन से होते हैं? देखिए, दो तो हो जाएंगे कान के, दो छिद्र तो कान के हो जाएंगे, जिनको क्या बोलेंगे हम? यूस्टेकियन ट्यूब बोल सकते हैं, या फिर दो ऑडिटरी ट्यूब बोल सकते हैं। ऑडिटरी ट्यूब, यानी कि दो तो हो जाएंगे कान के, इनको यूस्टेकियन ट्यूब भी बोलते हैं, और दो हो जाएंगे नाक के, ठीक है, जिनको बोलेंगे हम पोस्टीरियर नेयर। पोस्टीरियर नेयर्स बोलेंगे, ठीक है। और एक हो जाएगा मुंह का, एक हो जाएगा माउथ का, है ना? और एक हो जाएगा ईसोफेगस का, ग्रस्का का। और एक हो जाएगा लेरिंग्स का। तो कितने छिद्र हो गए? 7 हो गए। देखो, 2, 4, 5, 6 और 7। तो ग्रसनी में 7 आकृतियों के छिद्र आकर खुलते हैं। तो ये तो हो गई ग्रसनी की बात। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे लेरिंग्स के बारे में, यानी कि कंठ के बारे में। तो देखिए, जो लेरिंग्स होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? जानवरों का साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। साउंड बॉक्स क्यों बोलते हैं? यानी कि ये ध्वनि उत्पादन का काम करता है नहीं, ध्वनि उत्पादक अंग है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अब देखिए, जो लेरिंग्स होता है ना, उसमें 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है। कितने प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है? 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है, और उनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि लेरिंग्स में 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है और संख्या उनकी 5 होती है। तो देखिए, एक तो पाई जाती है थायराइड। थायराइड उपास्थि पाई जाती है, जो कि लेरिंग्स की सबसे बड़ी उपास्थि होती है। लेरिंग्स की सबसे बड़ी उपास्थि होती है, और संख्या कितनी होती है इसकी? 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में क्रिकॉइड, क्रिकॉइड होती है, वो अंगूठीनुमा आकृति की उपास्थि होती है, उसकी संख्या भी 1 होती है। उसके बाद में पाई जाती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होती है, वो पत्तीनुमा आकृति की होती है, और उसकी संख्या भी 1 होती है। उसके बाद में पाई जाती है एरिटेनोइड। एरिटेनोइड पाई जाती है, इसकी संख्या 2 होती है। तो ये कुल मिलाकर ये कितनी संख्या हो जाती है इनकी? 5 हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गई किसकी बात? लेरिंग्स की बात, कंठ की बात हो गई। जो लेरिंग्स होता है ना, ये ऑस्टियो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है, एक ऑस्टियो कार्टिलेजिनस ट्यूब होती है ना। तो ये क्या काम करती है? कंठ, यानी कि एक तो देखो ट्रेकिया, और जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है, उसको जोड़ने का काम करता है ना। तो इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है कि जो लेरिंग्स होता है उसको जानवरों को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स बोलते हैं।
इसमें 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है और उनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सी पाई जाती है? थायराइड पाई जाती है जो कि सबसे बड़ी उपास्थि होती है, संख्या में 1 होती है। क्रिकॉइड पाई जाती है, अंगूठीनुमा आकृति होती है, संख्या में 1 होती है। एपिग्लोटिस होती है, पत्तीनुमा आकृति होती है, इसकी संख्या भी 1 होती है। उसके बाद जो एरिटेनोड होती है उसकी संख्या 2 होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? ट्रैकिया की। तो देखिए ट्रैकिया को क्या बोलते हैं? वाइंड पाइप बोलते हैं। तो गाय की जो ट्रैकिया होती है ना, ट्रैकिया ऐसी होती है, देखो वैसे चित्र तो मैं बाद में बनाऊंगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए, ऐसे होती है। ये क्या हो गई? ट्रैकिया। तो इसमें जो रिंग पाई जाती है, सी रिंग ऐसे पाई जाती है, और ये जो होती है ना, ये इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है। अगर ऐसे होती तो कंप्लीट होती, लेकिन ये कैसे होती है? इनकम्प्लीट। और ये ऊपर की साइड होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डॉर्सली। तो देखिए गाय की ट्रैकिया में 50 से 60 ऐसी 50 से 60 सी आकृति होती है, सी आकृति की रिंग पाई जाती है जो कि डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब होता है ऊपर वाला भाग। जैसे डॉर्सल का मतलब क्या होता है? पीठ की तरफ का हिस्सा। वेंट्रल का मतलब क्या होता है? पेट की तरफ का हिस्सा। तो ये डॉर्सली कैसी होती है? इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है। ठीक है, बाकी हम चित्र में और समझेंगे बाद में। तो ये तो क्या हो गया? लेरेंस हो गया, कंठ हो गया। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पक्षियों के श्वसन तंत्र के बारे में, यानी कि मुर्गे के श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, यानी कि मुर्गी का जो श्वसन तंत्र होता है ना, वो जानवरों के श्वसन तंत्र से थोड़ा अलग होता है। थोड़ा क्या, बहुत अलग होता है ना। तो देखिए, यानी कि जो मुर्गे में जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया में 1 से 15 तो क्या पाई जाती है? रिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 1 से 15 रिंग पाई जाती है। जो कार्टिलेज की रिंग होती है वो कितनी पाई जाती है? 1 से 15 पाई जाती है। और ये कैसी होती है? कंप्लीट होती है। जबकि गाय में कैसी होती है? ये इनकम्प्लीट होती है और डॉर्सली होती है। ठीक है, अब देखिए पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है, यानी कि ध्वनि उत्पादक अंग होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिरिंक्स बोलते हैं। ये भैया LSA एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? सिरिंक्स बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब देखिए मुर्गे का जो लेरिंक्स होता है उसमें उपास्थियां 3 प्रकार की पाई जाती है और उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 3 प्रकार की देखो, एक तो क्रिकॉइड पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? क्रिकॉइड पाई जाती है जिसकी संख्या 1 होती है। और एक पाई जाती है प्री क्रिकॉइड, उसकी संख्या भी 1 होती है। और ये पाई जाती है एरिटेनॉइड, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। तभी तो 4 होंगे ये, है ना। तो क्रिकॉइड संख्या में 1 होती है, प्री क्रिकॉइड संख्या में 1 होती है, एरिटेनॉइड होती है वो संख्या में 2 होती है। अब देखिए हम बात करें मुर्गी में वायुकोष की संख्या, तो वायुकोष की संख्या कितनी होती है? 9 होती है ना। कहीं कहीं आपको ये 11 लिखा मिल जाएगा लेकिन वो गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 9 होगा। ठीक है, तो जो वायुकोष होते हैं वो खारा के रहते हैं। ये पहले हम पढ़ चुके हैं जब हमने हड्डी पढ़ी थी, तो कमेंट करके बताना, है ना। देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, ये पसीने में भीजी हुई है और कुछ नहीं है। ये पसीने में भीजी हुई है। 44 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और ना कोई पंखा चल रहा है, ना कूलर चल रहा है, ना एसी चल रही। और ऊपर सीमेंट की टीन है और बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है। जब सोचो यार, जब मैं इतनी गर्मी में आपको पढ़ा सकता हूँ, जब मैं इतनी गर्मी में इतने टेम्परेचर पर आपको वीडियो बना सकता हूँ, तो आप कूलर के सामने पंखे के नीचे बैठकर पढ़ नहीं सकते क्या? सोचो आप थोड़ा सा, पढ़िए यार, है ना। तो समय को बर्बाद मत कीजिए वैसे ही। तो ये तो हो गया मुर्गे का श्वसन तंत्र। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे गाय के दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में अंतर की, यानी कि राइट लंग और लेफ्ट लंग में अंतर की। तो देखिए, यानी कि गाय का जो राइट लंग होता है, यानी कि दायां फेफड़ा होता है, वो आकार में बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट लंग होता है वो आकार में छोटा होता है। अब देखिए जो राइट लंग होता है वो आकार में बड़ा होता है, तो उसके 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एपिकल होता है जो ऊपरी लूब होता है, एक कार्डियक होता है जो कि हार्ट की तरफ का लूब होता है, और एक इंटरमीडिएट लूब होता है जो मध्य का होता है, और जो डायफ्राम की साइड वाला लूब होता है उसको बोलते हैं हम डायफ्रामेटिक लूब। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि राइट लंग में 4 लूब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में 3 लूब्स पाए जाते हैं। इंटरमीडिएट लूब होता है इसमें अनुपस्थित होता है, बाकी ये तीनों पाए जाते हैं। अब देखिए जो राइट लंग होता है उसमें कार्डियक नोच नहीं पाई जाती है, जबकि लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच पाई जाती है। और जो राइट लंग होता है इसमें एपिकल ब्रोंकस पाया जाता है, जबकि लेफ्ट लंग होता है उसमें एपिकल ब्रोंकस नहीं पाया जाता है ना। अब देखिए हम बात करेंगे विभिन्न जानवरों में जो फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में लूप्स की संख्या या खंडों की संख्या। तो देखिए हम बात करें रूमंथी जानवर, घोड़ा और कुत्ते की, है ना। तो रूमंथी जानवर में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा और कुत्ता, इनका जो राइट लंग होता है उसमें 4 लूप्स पाए जाते हैं। राइट जो लंग होता है ना, यानी कि दायां फेफड़ा होता है उसमें 4 लूप होते हैं,
जबकि बायां फेफड़ा होता है लेफ्ट लंग, उसमें 3 लोब होते हैं। देखिए अब हम बात करें सुअर और खरगोश की, तो सुअर और खरगोश के राइट लंग में 4 लूप्स पाए जाते हैं, दाएं फेफड़े में 4 लूप्स पाए जाते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लूप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दाएं और बाएं फेफड़े में अंतर। देखिए दोस्तों अब हम बात करेंगे मुर्गी और गाय के श्वसन तंत्र में अंतर की। तो देखिए यानी कि हम बात करें डायफ्राम की, तो गाय में तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, जबकि पोल्ट्री में डायफ्राम होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये तो एक अंतर हो गया। दूसरा यानी कि जो ट्रैकियल रिंग की हम बात करें, यानी कि ट्रैकिया में जो रिंग पाई जाती हैं उनकी हम बात करें, तो देखिए जो गाय होती है उसमें तो डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं, जो ट्रैकियल रिंग होती हैं वो 50 से 60 पाई जाती है गाय में तो, और कैसी होती है वो डोर्सली अपूर्ण होती है। और पोल्ट्री में कितनी पाई जाती है 1 से 15 पाई जाती है और कंप्लीट रिंग होती है। ठीक है, देखिए हम वायु कोष की बात करें, हम एयर सैक की, तो गाय में तो ये अनुपस्थित होते हैं, किस में पाए जाते हैं पोल्ट्री में पाए जाते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है 9 होती है। देखिए अगर हम साउंड बॉक्स की बात करें, तो जानवरों को जो साउंड बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लेरिंग्स बोलते हैं, यानी कि ध्वनि उत्पादक अंग क्या होता है लेरिंग्स होता है, और पक्षियों में जो होता है वो होता है सिरिंग्स होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई मुर्गी और गाय के श्वसन तंत्र में अंतर की बात, यानी कि डायफ्राम होता है वो गाय में तो उपस्थित होता है और पोल्ट्री में अनुपस्थित होता है। ठीक है, वायु कोष की बात करें हम, तो गाय में अनुपस्थित होते हैं और पोल्ट्री में पाए जाते हैं, उनकी संख्या 9 होती है। ट्रैकियल रिंग की बात करें हम, तो देखिए जो गाय होती है उसमें कितनी रिंग पाई जाती है 50 से 60 पाई जाती है, और कैसी होती है डोर्सली इनकम्प्लीट होती हैं, जबकि पोल्ट्री में कितनी पाई जाती है 1 से 15 रिंग पाई जाती है और वो कंप्लीट होती हैं। ठीक है, साउंड बॉक्स की बात करें हम, तो जानवरों का जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम लेरिंग्स बोलते हैं, और पक्षियों का जो साउंड बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम सिरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मुख्यतः जानवर और पोल्ट्री के श्वसन तंत्र में अंतर। अब आगे हम थोड़ा सा डायग्राम से देख लेते हैं। देखो एक बार है ना, चित्त की तरफ ध्यान नहीं देना, बस अंगों की तरफ ध्यान देना। देखो ये यहाँ पर 2 नासा छिद्र होते हैं, इनको क्या बोलते हैं नोस्ट्रिल्स बोलते हैं, नासा छिद्र हो जाएंगे। नासा छिद्रों से जो खाली जगह होती है मुंह में उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी के बाद में क्या आता है लेरिंग्स, ये कंठ हो जाएगा। उसके बाद ये जो दिख रही है आपको ये हो जाएगी ट्रेकिया, इसको क्या बोलते हैं बैंड पाइप, इसमें ये सींग रिंग पाई जाती है ना, कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। कैसी होती है ये डोर्सली इनकम्प्लीट होती है, गाय में कितनी होती है ये 50 से 60 होती है। उसके बाद देखिए ये जो आपको दिख रही है क्या है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बढ़ जाएंगी किसमें ब्रोंक्यूल में, किसमें बढ़ जाएंगी ब्रोंक्यूल में, और फिर ब्रोंक्यूल बढ़ जाएंगी एल्वोलाई में। इतना सा चित्र में क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक।